वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय राज्यों के साथ संबंध। बीच में एक दो दिन जो है वीडियो बना नहीं है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन हो गया था, बहुत ही कम व्यूज आ रहा है, 3 व्यूज आया था और YouTube बिल्कुल भी प्रमोट ही नहीं कर रहा है अभी कंटेंट को। तो क्या किया जा सकता है, आप लोग देखिए। अब शुरू करते हैं, चलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ही लोग खुद से जो है चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पुर्तगालियों का, जैसा हम लोग बात किए थे कि अन्य यूरोपीय देशों के साथ कैसा संबंध था पुर्तगालियों का, उस पर हम लोगों ने बात किया था डचों के बारे में। स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन का भी बात हो चुका था। देखिए, एक बार हम लोग क्रक्स में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, रोम की अगर हम बात करें, रोम कौन है? तो वही इटली, रोम, वेनिस है ना, वही है। रोम का व्यापार हमेशा से अच्छा था। कब? जब इस्लामिक साम्राज्य नहीं बना था, उसके पहले से ही। तो रोम का जो वेनिस शहर था बेसिकली, वो बहुत ज्यादा रिच था, ठीक है, पहले से ही। और एक होता है ना, अगर कोई खानदानी अमीर हो तो उसको एक एज पहले ही मिल जाता है, यानी अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा होता है ना, तो उसका मेहनत, मान के चलिए, एग्जाम्पल से समझिए कि मान के चलिए कि कोई ऐसा इंसान है जिसके घर में अच्छा खासा पैसा है और वो उसके मम्मी पापा भी अच्छे पोस्ट पे हैं, सब चीज अच्छा है ना, या बड़े बिजनेसमैन है इस तरीके का, और साथ के साथ वो पढ़ने में भी अच्छा है या फिर उसका भी अच्छा कहीं ना कहीं करियर है, तो उसको एक ज्यादा एज मिलता है, यानी वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता है और ज्यादा आसानी से हो पाता है, ठीक है। तो रोम के साथ भी ऐसा ही है। रोम, ये लोग नया नया जब व्यापार करना शुरू किए थे, रोम उस समय व्यापार जगत में अपना अच्छा खासा नाम बना चुका था, वो एकदम माहिर हो चुका था, है ना। उसके बाद फिर अरब ये सब अटैक हुआ, तो फिर उसको भी झेलते वक्त जब पुनर्जागरण आया, आप लोग फर्स्ट वीडियो पुर्तगाली वाला देखेंगे, जब पुनर्जागरण आया, कौन सा समय, जब ही ये कहा गया कि मतलब यूरोप के लोगों ने एक बात ध्यान दिया कि चर्च के जो लोग हैं और राजा महाराजा टाइप के जो लोग हैं, वो लोग केवल लड़ाई लगवा रहे हैं, वो लोग हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लोग हमारे गरीबी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे नीड्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? तो वो केवल और केवल बिना मतलब का धर्म युद्ध पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो सब जब नाक बजा रहे थे कि धर्म युद्ध नहीं होना चाहिए, रोम के लोग इसका भी एक जो है यूटिलाइज किए, है ना। वो यूटिलाइज कैसे किए कि वो लोग जो है आर्टिकल्स लिख करके, बुक्स लिख करके, फिर पेंटिंग्स बना करके, स्कल्पचर्स माने मूर्ति बना करके बेचना शुरू कर दिए। तो उस पुनर्जागरण काल में, या वो जो आपका जब अंधकार युग चल रहा था, डार्क एज, उस समय यानी जिस समय झगड़ा हो रहा था, उस समय में भी हर टाइम में वो लोग कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेता था पैसा कमाने का। कौन से लोग? रोम के लोग, ठीक है, रोम के लोग, इटली के लोग हर टाइम में कुछ ना कुछ पैसा जुगाड़ बना लेते थे कि पैसा इस तरीके से हम कमा सकते हैं, और पहले से तो वो रिच थे ही। तो कुल मिला जुला करके इनका स्थिति हमेशा से अच्छा था और वेनिस का, रोम का अच्छा था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगाली जब इधर का रास्ता खोज लिए और अच्छा खासा इधर जब व्यापार बढ़ाने लगे, तो वेनिस के लोगों को जलन होने लगा। किससे? पुर्तगालियों से। देखिए, आपसे कोई दूर हो यानी मान के चलिए आप हैं, एक एग्जांपल लीजिए पटना के, और कोई इंसान है दिल्ली का, तो पटना का इंसान दिल्ली के इंसान के तरक्की से उतना नहीं जलेगा कि ठीक है उसका तरक्की है, पेपर में पढ़े, बड़ा बढ़िया है। बट अगर आपका पड़ोसी आगे जा रहा हो और आपका कुछ नहीं हो रहा हो, तो इस बात पे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। क्या कि मतलब मेरा क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है, या फिर इस तरीके से कि हम क्यों नहीं मेहनत कर पा रहे हैं, जो भी उसमें ज्यादा बुरा लगता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अरबों ने तो रोम का पूरा व्यापार ठप कर दिया था, अरब के लोगों ने छीन लिया था, रास्ता ही बंद कर दिया था समुद्री मार्ग का, ठीक है। तो रोम उस बात पे उतना नाराज नहीं हुआ, मगर जब उसके पड़ोसी यूरोपीय देशों में से एक पुर्तगाली जो था, वो लोग जब आगे आकर के रास्ता खोज लिया और पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड में व्यापार करना शुरू किया, रोम से ये पचा नहीं, और नहीं पचा तो ये अरबों को उकसा दिया। अरबों को ये क्या कहा कि भाई तुम्हारा व्यापार जो है ना, वो अपना नहीं बताया कि मेरा व्यापार खतरे में, नहीं, वो कहा कि अरब के लोग तुम्हारे व्यापार पे खतरा है। अरब के लोग पूछे कि किसका खतरा है बताओ, तो पता चला कि पुर्तगालियों का खतरा है। और इस चक्कर में जो मिस्र के राजा लोग थे, मूर और ये सब जो थे, वो लोग क्या कर लिए, झगड़ा कर लिए, ठीक है। मूर क्या है? वंश टाइप का है, ठीक है, मिस्र में मूर वंश, ठीक है, ममलूक सुल्तान के नाम से ये लोग जाने जाते थे। तो उससे झगड़ा हुआ, कौन उकसाया था? रोम के लोग उकसाए थे। मिस्र और पुर्तगालियों के बीच झगड़ा हुआ। डचों की हम बात करें, उससे पहले हम स्पेन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। स्पेन कोई नहीं है, पुर्तगाली और स्पेन दोनों मित्र थे,
कैसे? क्योंकि दोनों के दोनों पड़ोसी भी थे और एक ही प्रायद्वीप पे रहते थे। इधर स्पेन हुआ, इधर पुर्तगाली हुआ। स्पेन का राजा कहा था हम इधर का सारा हड़पेंगे, पुर्तगाली तुम लोग इधर हड़पना, हम इधर नहीं आएंगे। तो एक तो ये लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके आगे बढ़ रहे थे, है ना, भाईचारा दिखा करके। तो इन दोनों का झगड़ा नहीं था। और बाद में 1580 ईस्वी की बात है, जब पुर्तगाल जो था वो स्पेन का ही हिस्सा बन गया। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया? स्पेन हो गया। तो कुल मिला जुला करके पुर्तगाल कहिए या फिर स्पेन कहिए, सेम बात हो गया, है ना। तो इन लोगों का कोई खास मतभेद नहीं था। ये अपना एरिया भी बांट लिए थे। जब ये अलग अलग थे ना, तो व्यापार करने का क्षेत्र भी बांट चुके थे। दूसरा, अगर हम डचों की बात करें तो आपको पता है डच जो थे ये खास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो रोम हो, अंग्रेज हो, स्पेन हो, जो भी हो, ये लोग कभी किसी के गुलाम नहीं रहे हैं। ये लोग अपना अपना व्यापार किए हैं, किसी और को टॉर्चर किए हैं, किसी और को लूटे हैं, बट कभी खुद इनको कोई नहीं लूटा है, ठीक है। मगर डचों की खासियत ये थी कि डच गुलाम थे। तो किसके गुलाम थे? स्पेन के, ठीक है। डच गुलाम थे स्पेन के, और डचों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने स्पेन को लात मार करके भगाया, मतलब छुड़वाए अपने आप को। जैसे ब्रिटेन से हम लोग अपने आप को छुड़वाए, उसी तरीके से डच के लोग गुलाम थे स्पेन के, और स्पेन से अपने आप को बचाए, स्वतंत्र करवाए, ठीक है, ऐसा था। तो डचों को क्या आपको लगता है कि स्पेन से नफरत होगा या फिर प्यार होगा? नफरत ही होगा, बुरा नहीं लगता होगा। उनको लगता होगा कि हम लोग पीछे है, कारण है ये स्पेन, क्योंकि ये हम लोग को गुलाम बनाया, ये हम लोगों का शोषण किया है। तो इस वजह से जो डच थे इनको नहीं पसंद करते थे। और बाद में जो है क्या हुआ कि 1580 में पुर्तगाल भी स्पेन का हिस्सा बन गया। तो ये पुर्तगाली व्यापारियों को भी नहीं पसंद करते थे। और किस तरीके से वहां पे सामान गया, कैसे एशिया का व्यापार उधर फेमस हुआ, ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो डच अब सोचे कि भाई हम लोग भी चलते हैं ईस्टर्न साइड में, और वो पहुंच गए सबसे पहले कहाँ? पूर्वी क्षेत्र इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में वो 1596 ईस्वी में पहुंचे। उसके बाद उनको पता चला कि पुर्तगाली सब जो है मसाला का व्यापार बड़े मजे से कर रहा है, कहाँ पे? भारत में। इस बात से डचों को बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। क्यों? क्योंकि वही राष्ट्रवाद की भावना स्पेन का था ना पुर्तगाल, उस समय 1580 में हो चुका था, और ये 1596 में आए हैं। तो स्पेन का था पुर्तगाल। तो इस वजह से ना ये लोग को बड़ा बुरा लगा डचों को। और डचों ने सोचा कि जैसे हम लोग को टॉर्चर किया, हम लोगों का पूरा पूरा पैसा खाया, हम लोग क्यों ना इसको यहाँ से बर्बाद कर दें। डच इनके पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए। किसके पीछे? पुर्तगालियों के पीछे। और कौन सा व्यापार? पुर्तगालियों का जो सबसे फायदेमंद व्यापार था, कौन सा? मसाला का, उसके पीछे डच हाथ धो के पड़ गए, ठीक है। तो कारण यही था डचों का पुर्तगालियों से ज्यादा मतलब एकदम जूझने का। उसके बाद इनके मेन दुश्मन कौन थे? ये लोग थे। यानी इंडिया दुश्मन की तरह ये ट्रीट इंडिया को नहीं करते थे। दूसरी बात समझिएगा, ये केवल और केवल इकोनॉमी या फिर आप कहिए कि ट्रेड के लिए ही थे, व्यापारिक थे। मतलब संपूर्ण एकदम खाटी व्यापारी समझते हैं, मतलब एकदम प्योर व्यापारी थे ये, ठीक है। इनको ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमको कॉलोनी बनाना है, या हमको ये सब बहुत ज्यादा नहीं था इंडिया को लेकर के। दूसरा, ये धर्मांतरण वगैरह पे बिलीव नहीं करते थे। जो इंक्विजिशन पॉलिसी होता है ना, मतलब धर्म चेंज करने वाला, इस पे भी डच क्या करते थे? बिलीव नहीं करते थे। वो केवल और केवल व्यापार के दृष्टिकोण से ही यहाँ रहते थे। डचों ने बहुत ज्यादा किसी अन्य देशों को या अपने टेरिटरीज को, कॉलोनीज को कहिए, तो उसको टॉर्चर उतना ज्यादा नहीं किया। कारण क्या था? तो कारण यही था कि जो इंसान खुद कभी टॉर्चर हुआ रहता है, सही में अगर लिटरली आपको कोई टॉर्चर कर देगा, मजाक में नहीं कि चार आंसू रोज बहा रहे हैं, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, अगर सही में आप किसी से परेशान हुए हो, कोई आपको बहुत टॉर्चर किया है, तो आगे चल के अगर आप उस प्रॉब्लम से निकल जाए और आपका सब अच्छा हो जाए, तो आगे चल के क्या होता है? आगे चल के हम लोग सेम टू सेम वैसा किसी और के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि इसमें काफी खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चूंकि डच भी किसी के गुलाम रह चुके थे, तो उनको भी ये पता था कि हर तरीके से टॉर्चर करना ठीक नहीं है। तो डचों ने बाकी कंपनियों की तरह उतना ज्यादा जो है मिसयूज नहीं किया अपने कॉलोनीज का, ठीक है। चलिए, जैसे बाकी कंपनियों का अगर हम एग्जांपल लें, तो ये लोग केवल और केवल इकोनॉमी ओरिएंटेड नहीं थे। ये पैसा नहीं खाते थे, पैसा के साथ साथ संस्कृति को भी खा जाते थे, संस्कृति का भी नाश कर देते थे। जैसे संस्कृति मतलब होता है आपका रहन सहन, वे ऑफ लाइफ, है ना, तो उसी को हम संस्कृति कहते हैं। सबको चेंज कर देते थे, भाषा को पे अटैक करते थे, है ना। तो हर तरीके से ये लोग अपना कल्चर को दबाते थे, किसी और के कल्चर को दबाते थे,
अपना कल्चर थोपते थे और पैसा तो चुराते ही थे। डचों ने केवल व्यापार पे ध्यान दिया, किसी के कल्चर को छेड़छाड़ करना उनको पसंद नहीं आया। कारण क्या होगा? यही होगा, जब ये गुलाम होंगे तो स्पेन वाले ऐसा करते होंगे, तो इनको पता था कि अगर कल्चर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो कितना बुरा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज कैसे थे? तो जिस समय डार्क एज चल रहा था ना, डार्क एज मतलब क्या होता है? वो एज जिस समय अरब का यानी किसके साथ, यूरोप के साथ लड़ाई चल रहा था। इसको आप ये भी कह सकते हैं ओटोमन एम्पायर का, यानी ओटोमन साम्राज्य का रोमन एम्पायर से लड़ाई चल रहा था। आप इसको ये भी कह सकते हैं मुस्लिम का क्रिश्चियन के साथ लड़ाई चल रहा था। ये लड़ाई बड़ा जबरदस्त था। मतलब इस समय में ऐसा था कि एवरेज जो एज था ना लोगों का 30 इयर्स हो गया था। मतलब ज्यादा से ज्यादा 30 साल जियोगे, उसके बाद या तो कोई काट देगा, मार देगा, या बीमारी से मर जाओगे। कारण क्या था कि देखिए, या तो मर्डर वर्डर हो जाता था, क्योंकि इतना लड़ाई उस समय चल रहा था। आप अभी के एग्जाम्पल में लीजिए ना, इजराइल और पैलेस्टीन को देखिए, तो वहां पे लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे जहां पे इतना ज्यादा झगड़ा हो, खाने का दिक्कत हो, है ना। तो एक तो इस बात का झगड़ा कि कोई उधर से, इस बात का डर उधर से कोई बम फेंक देगा तो फूट जाएंगे, है ना, या फिर इधर से कोई बम फेंक देगा तो फूट जाएंगे। दूसरा मान के चलिए हम इन सब चीजों में भी ना पकड़े गए तो हो सकता है ना भूखे मर जाए, क्योंकि खाना ही नहीं मिल रहा है। पैलेस्टीन इजराइल ये सब में जो झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये मुस्लिम वर्सेज क्रिश्चियन वॉर भी आप कह सकते हैं, ओटोमन एम्पायर वर्सेज रोमन एम्पायर कह सकते हैं, अरब वर्सेज यूरोप कह सकते हैं। तो ये इस एज में ना लोगों का जो औसत आयु था, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो कम हो चुका था। आज के डेट में 60 है, उस समय 30 हो चुका था। कारण क्या था? पहला कारण था लड़ाई, उसके वजह से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी था लाइफ का, मतलब अनिश्चित काल था। कोई एक फिक्स पीरियड नहीं होता था कि लगभग इतना साल लोग जिएंगे, कभी भी इंसान मर सकता था। वही या तो ये झगड़ा हो जाता था अचानक से, और नहीं तो मान के चलिए सब लोग झगड़ा में ही इन्वॉल्व है, तो राजा भी झगड़ा में इन्वॉल्व है, चर्च भी झगड़ा में इन्वॉल्व है। अब इस कारण से क्या होता था कि जितना भी आपका जो लोग है, नॉर्मल लोग, अब उनको खाना का दिक्कत है तो भी कोई उसको फुलफिल नहीं करेगा, अगर वो बीमार है तो भी उसको कोई फुलफिल नहीं करेगा। तो चाहे जो भी हो, जियो या मरो, उससे कोई भी लेना देना उस समय नहीं था। तो इतना बुरा समय चल रहा था ना, तो इस समय को हम लोग डार्क एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज जिस समय डार्क एज का पीरियड था ना, ब्रिटेन यूरोप के किस साइड है बताइएगा? ब्रिटेन किस साइड है? क्या ब्रिटेन अरब से नजदीक है? अरब यानी अफ्रीका का जो आपका वो वाला सेक्टर है, अफ्रीका का मिस्र वाला सेक्टर, और एशिया का जो आपका वेस्ट एशिया है, सऊदी अरब, ये सब, उससे ब्रिटेन नजदीक नहीं है। वो यूरोप में तो है मगर नजदीक नहीं है। उस इटली नजदीक है, ग्रीक नजदीक है, ये सब नजदीक है अरब साइड वाले सेक्टर से। तो ये लोग तो खूब पिटाया, बट ब्रिटेन पहले ही सहम गया, उसको पता था कि सब लात खा रहा है नीचे, ठीक है। तो ब्रिटेन बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ये भी कैसा था, इसको भी पैसा कमाने का होड़ चढ़ा था कि हम पैसा कमाएंगे। और एक और खास बात जो कि इनको पुर्तगालियों से अलग करती है, देखिए जो पुर्तगाली थे वो केवल और केवल वितरक की तरह काम करते रह गए। वितरक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? तो सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है लाइए आप अपना सामान दीजिए और हम जाकर के इसको वहां पहुंचा देंगे, आप भी थोड़ा टैक्स दे दीजिएगा, वो भी थोड़ा सा हमको टैक्स दे देगा, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, ठीक है। पुर्तगाली वितरक की तरह काम करते रह गए, वो कहीं भी अपना कोई फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश नहीं किए। जबकि ब्रिटेन के लोग व्यापारी तो थे ही, व्यापार करना तो चाहते ही थे, साथ के साथ अपने कंट्री को भी खूब प्रमोट किए, कंट्री को खूब ज्यादा मॉडर्न बनाए, वहां पे एक से एक फैक्ट्री लगाए, वहां पे व्यापार खूब बढ़िया बना दिए। क्योंकि उनको पता था कि आज नहीं तो कल हमको कॉलोनी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, अपने ही देश जाके बसना पड़ेगा, तो हम ये ढोंग प्रपंच करने के बजाय अपने घर को समृद्ध बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कारण था। एक और कारण था कि ब्रिटेन के लोग अपने घर को अमीर बना रहे थे, जबकि पुर्तगाली ऐसा नहीं कर रहे थे। इसका कारण ये था कि जो पुर्तगाली राजा था ना, वो पुर्तगाली व्यापारियों के मामले में कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप करता था। सारा पैसा तो वो खुद ही मार लेता था, ज्यादा से ज्यादा पैसा वो इन लोगों से छीन लेता था।
अगर कंपनी कोई वहां पे जाके भी लगाती ना तो भर दिन वो टैक्स टैक्स का नाम रटते रहता। तो इसी वजह से लोग केवल अपना काला धन की तरफ पैसा बचा बचा करके कमा के जाना चाह रहे थे, जबकि अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। उनका व्यापार से कितना प्रतिशत टैक्स जाएगा वो फिक्स रहता था, सब नियम कानून से ये लोग चलते थे। तो इन्हीं कारणों से ब्रिटेन, जो ब्रिटिश कंपनियां आई, वो खुद भी कमाए और अपने देश को भी समृद्ध बनाए, जबकि जो पुर्तगाली थे ये पर्सन इंडिविजुअल बेसिस पे व्यापार करते रहे, कंट्री बेसिस पे नहीं किए। इनको अपने देश से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे ये चाहते थे कि हम लोग अमीर हो जाए। ठीक है, अरबों के बारे में तो हम जानते हैं, सारा कांड ही यही लोग शुरू किए, है ना। जब अरब इन्वेजन हुआ यूरोप पे, उसके बाद ही ना ये सारा चीज स्टार्ट हुआ। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं भारतीय राज्यों के साथ पुर्तगालियों का कैसा संबंध था। देखिएगा, अब बात जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि भारतीय राज्यों के साथ पुर्तगालियों का कैसा संबंध था। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि भारतीय राज्यों के साथ पुर्तगालियों का कैसा संबंध था, है ना। क्योंकि ये तो जो भी हम बताए हैं ये पिछला टॉपिक है, जिसमें अंग्रेज बाकी थे थोड़ा, तो उनको भी हम लोग देख लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों का संबंध कैसा था, तो इस पे अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो इस साइड का जो एरिया था ये सब मुगल एम्पायर का था ना। मुगलों के साथ सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिएगा कि शुरुआती दिनों में पुर्तगालियों का संबंध मुगलों से अच्छा था। ठीक है, शुरुआती दिनों में पुर्तगालियों का जो संबंध था वो मुगलों से काफी अच्छा था। कौन सा वो दिन था? तो वो दिन था अकबर का जमाना। ठीक है, अकबर के जमाने में जब अकबर गुजरात पे अटैक करने आते हैं तो वो सबसे पहली बार किसी पुर्तगाली से मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये लोग, अकबर के मन में एक ठो वही धर्म को लेकर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह का जो है ये आने लगता है। वही जो इबादत खाना खोला था अकबर, ठीक है, तो उसके लिए वो इन लोगों से मदद लेता है। किससे? पुर्तगालियों से, ये जानने के लिए कि आखिर जो ईसाई धर्म है उसमें क्या क्या बातें हैं। तो इन सब कारणों से पुर्तगाल के लोग कैसे थे बताइए? उनको धार्मिक भी तो थे, वो धार्मिक जीत भी तो चाहते थे, और साथ के साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी या फिर व्यापार के लिए भी आए थे। तो जब उनका धार्मिक हित अकबर से पूरा होने लगा, क्योंकि अकबर इन लोगों को फ्री देता, मतलब इतना छूट देता था, इन लोगों को इतना फ्री करता था कि ठीक है भाई, तुमको अपना कोई किसी तरीके का त्योहार मनाना है तो मना लो, और अपने धर्म के बारे में वाद विवाद करो। तो ये सब चीजों से पुर्तगाली लोगों को कहीं ना कहीं लगा, पुर्तगाली कमिश्नरियों को, उनको लगा कि हम लोग यहाँ पे अकबर को और प्लस में उसकी जो जनता है उसको भी, अकबर को और उसकी जनता को भी, दोनों को क्या बना लेंगे? अपने बातों से प्रभावित करके ईसाई में कन्वर्ट कर देंगे। और पुर्तगालियों का तो ये मानना था। और आपको ये भी पता है कि अकबर क्या था? मुस्लिम था। पुर्तगाली मुस्लिम से कितना प्यार करते थे ये कौन नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हाँ, कुछ मुसलमान को हम लोग कन्वर्ट कर दे, ईसाई में कन्वर्ट कर दे। तो अकबर तो राजा था, तो एक ये फायदा था। उसके अलावा अगर आप देखें तो उसके बाद फिर जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था, ये अपने सीट के पीछे, जो सिंहासन था इसका, उसको सीट ना कह के थ्रोन कहिए, थ्रोन के पीछे मदर मेरी का फोटो लगाया रहता था, कभी किसी का, कभी क्रूस वाले ईसा मसीह का फोटो लगाया रहता था। तो इन लोगों को, जो पुर्तगाली थे, कमिश्नरी के लोग, ईसाई जो पादरी लोग थे, उनको लगा कि जहांगीर भी किसको फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म के तरफ उसका झुकाव है। अब इस चक्कर में इनके मन में और हो पा गया कि इसको भी बदल देंगे, यानी जहांगीर को भी ईसाई में कन्वर्ट कर देंगे। बट बाद में इसका अंदर का राज खुलता है। अकबर जो था ये सब ढोंग इसलिए कर रहा था क्योंकि अकबर के पास नौसैनिक शक्ति नहीं थी। ठीक है, और ये नौसैनिक शक्ति माने नेवी का फोर्स, पानी वाला, जहाज वाला फोर्स, ये अकबर को इसका नीड था। जहाज का, पानी वाले जहाज का नीड था अकबर को। और अकबर जो था वो नॉर्थ इंडिया में तो अच्छा उसका पकड़ था,
बट साउथ इंडिया सेक्टर में उसका पकड़ नहीं था, जहां पे पुर्तगाली थे कोचिन वगैरह में, वहां पे उसका पकड़ नहीं था। तो इसीलिए अकबर ये चाहता था कि पुर्तगाली उसके दोस्त बन जाए और जो उनका जो भी सामान, जैसे कि जो भी फोर्सेज वगैरह है, ये वो यूज करे, और साथ के साथ पुर्तगाली साउथ इंडिया में उसके वफादार के तौर पर रहे। तो इस कारण से जो है अकबर इनको यूज कर रहा था। ये अकबर को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए यूज कर रहे थे। तो दोनों मिलजुल के एक दूसरे को यूज कर रहे थे, ठीक है। जहांगीर भी इतना जो चमचई किया, इन लोगों का इतना इज्जत आदर किया, उसका कारण क्या था? जहांगीर भी इन लोगों से सपोर्ट चाहता था। किस टाइप का? मिलिट्री सपोर्ट चाहता था। काहे लिए? अकबर को मरवाने के लिए, ठीक है। अकबर के खिलाफ, अब मरवाना ना कह के आप कहिए, अकबर को पदस्थ करने के लिए, उसको पद से हटाने के लिए, पदच्युत करने के लिए उसको कहते हैं, ठीक है। तो अकबर को उसके जो स्थान था, जो भी उस मतलब किंग का जो पोस्ट था, उससे हटा देने के लिए जहांगीर जो था वो पुर्तगालियों से मिलिट्री सपोर्ट चाहता था, क्योंकि पुर्तगाली जो थे उनका मिलिट्री एडवांस था। हमेशा से ही यूरोपियन लोगों का जो मिलिट्री है वो एडवांस रहा है, ठीक है। बट ये दोनों ही काम हुआ, ये सभी लोग, बट पोल कब खुल गया, मतलब ओपन कब हो गया कि ये दोनों ही ढोंग कर रहे हैं? जब अकबर सारा चीज छोड़ करके डायरेक्ट उनसे सपोर्ट मांगने के लिए आदमी भेज दिया और बोला कि हमको नौसैनिक शक्ति की आवश्यकता है। तो फिर पुर्तगाली समझ गए कि ये लोग बदमाशी कर रहा है, और वो लोग चुपचाप से हाथ जोड़ दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बात। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो जहांगीर था, जब वो अंग्रेजों को आने का आमंत्रण दे दिया या अंग्रेजों के साथ अच्छे से बिहेव करने लगा, इस चक्कर में पुर्तगाली मुगलों से नाराज हो गए और मुगलों का जहाज वगैरह जो था, सामान, क्योंकि जहाज सैनिक शक्ति के लिए वो नहीं बनाए थे, सामान ढोने होने के लिए तो होगा ना, तो वही, तो वो सब सामान ढोने वाला जहाज जिसपे मुगल राजाओं का, उसकी बीवी का, उसकी मम्मी का सामान रहता था, वो सब वो कैप्चर कर लेता था। कौन? पुर्तगाली लोग। तो ये सब कारण से कहीं ना कहीं जहांगीर को बड़ा खराब लगा कि पुर्तगाली जो है वो अपनी शक्ति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और इस चक्कर में जो है पुर्तगालियों ने मुगलों के नजर में क्या कर लिया, अपने आप को गिरा लिया। पुर्तगालियों को लगा कि उसके पास नौसैनिक शक्ति नहीं है, तो मेरे मन में जो आए हम वो करेंगे, और इस चक्कर में मुगलों को के नजर में ये लोग गिर गए। तो पहला तो ये केस हो गया कि नॉर्थ इंडिया में मुगलों के, नॉर्थ इंडियन रूलर बेसिकली एक ही न थे, मुगल, तो मुगलों के साथ किस तरीके का जो है संबंध था पुर्तगालियों का। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अब आता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो संबंध है वो भी बनता बिगड़ता रहेगा। जाहिर सा बात है, देखिए कभी भी हम लोग किसी से नया नया मिलते हैं ना, तो हम लोगों का संबंध कोई बहुत खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा हो ना हो, बट खराब तो बिल्कुल नहीं होता है ना, ठीक ठाक होता है। बट उसके बाद साथ रहते हम लोग एक दूसरे को अपना जात चिन्हाने लगते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि या तो रिलेशन अच्छा हो जाता है या तो रिलेशन काफी खराब हो जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग देखें। अच्छा, एक और चीज हम लोग क्या देखते हैं, अगर आप रियलिस्टिक माइंडसेट से चलें तो कोई भी बाहरी इंसान अगर आपसे रिश्ता बना रहा है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, कोई भी बाहरी इंसान अगर आपसे रिश्ता बना रहा है आपके फैमिली मेंबर्स को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो एक तरीके का कोई मोटिव लेकर के चल रहा है, कोई एक तरीके का प्रॉफिट लेकर के चल रहा है कि इससे इतना फायदा हमको लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप देखे होंगे, मुगलों ने पुर्तगालियों के साथ रिश्ता जोड़ा। एक कारण ये भी था कि क्रिश्चियनिटी को जानना है, बट उससे बड़ा कारण क्या था? उससे बहुत बड़ा कारण था कि उससे हमको एडवांटेज चाहिए या सपोर्ट चाहिए। किस तरीके का? तो मिलिट्री का, बेसिकली नवल फोर्सेज का, माने नौसैनिक शक्ति, है ना। और जहांगीर का तो केस ही अलग था, वो तो अपने पापा के ही खिलाफ लड़ाई करने जा रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत हम लोग केरल के बारे में, बेसिकली साउथ इंडिया के बारे में। तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में 1498 ईस्वी में कौन आया था मालाबार तट पर? तो वो आया था वास्को द गामा, ठीक है, वास्को द गामा, ये इंसान आया था। ये मालाबार तट केरल के ही तट को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजा कौन था बताइए?
कालीकट में आया था वो। आज इस कालीकट को हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। यहाँ का राजा था जमोरीन, ठीक है। अच्छा, जमोरीन जो वर्ड है ना, ये राजा को बोला जाता है, ऐसा नहीं कि नाम था इसका। जमोरीन राजा को ही कहते हैं उधर केरल साइड में, ठीक है। तो जमोरीन था ये कालीकट का। वास्को डी गामा जब यहाँ आया तब जमोरीन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जमोरीन इसका बड़ा स्वागत किया। अच्छा, ये लोग दिखने में भी काफी स्मार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा प्रभावित आदमी आपके पर्सनालिटी से भी होता है। और ये सच बात है, इसमें कोई इसमें बुरा लगने वाला बात नहीं है या कोई बुराई वाला बात नहीं है। कोई भी चीज, जैसे मान के चलो कोई चीज अट्रैक्टिव है ना, तो पहले तो हम लोग उसको थोड़ा सा उसको प्रॉफिट होता ही है। आपके पास अगर कोई भी अच्छाई है, उससे आपको, चाहे वो गॉड गिफ्टेड हो, चाहे वो आप खुद से कल्मिनेट किए हो, तो उससे आपको फायदा तो होगा ना। तो जमोरीन जो जब वास्को डी गामा यहाँ पे आया तो इसके पर्सनैलिटी से भी ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ कि भाई गजब, मतलब बढ़िया पर्सनैलिटी का इंसान है। उसके अलावा अपना बातचीत किया ये लोग, और जमोरीन इसका बड़ा स्वागत किया, ठीक है। मगर बाद में कुछ कुछ वही टैक्स और ये सब के चक्कर में, मतलब व्यापार के लिए ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो गए इन दोनों के बीच में, ठीक है। वास्को डी गामा और जमोरीन के बीच में ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, व्यापार संबंधित कुछ कुछ दिक्कतें आने लगी। और फिर वास्को डी गामा हालांकि लूटपाट के यहाँ से चला गया, ठीक है। अब साउथ इंडिया में वास्को डी गामा जब पुर्तगाल गया तो बाद में फिर से वास्को डी गामा अच्छा खासा पैसा कमा करके गया था, 60 गुना मुनाफा कमाया था ये मसाले के व्यापार में। तब उसके बाद 1503 ईस्वी की बात है, पुर्तगाल का सम्राट जो कि काफी लालची था, हम बताए शुरू में ही कि पुर्तगाली व्यापारियों को तो वो हर वक्त खाली चूसते रहता था, हमको तो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। इसी कारण से वो लोग काला धन कमाने लगे, है ना। वो कुछ नहीं सोचे कि पुर्तगाल देश जो है वो अमीर हो चाहे नहीं हो, हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे अमीर हो जाते हैं। तो 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा का फायदा देख करके कि 60 गुना उसको मुनाफा हुआ है, पुर्तगाल का जो सम्राट था ना, वो अपना एक पर्सनल आदमी भेजा। उस आदमी का नाम क्या था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है। ये कौन है? ये भी एक ट्रैवलर है जो कि ब्राजील को खोजा है। तो इसी के अंडर में, इसी के लीडरशिप में एक नौसैनिक बेड़ा भेजा। कौन? पुर्तगाल का सम्राट। और इसको सिखा करके भेजा कि जाके जहां पे वास्को डी गामा पैसा कमाए है ना, वहीं जाना, वहां जाकर के फैक्ट्री बनाना। तो फैक्ट्री बनाना, उसके साथ साथ क्या करना? उसके साथ साथ किलेबंदी कर देना। किलेबंदी माने फोर्टिफिकेशन कर देना, माने उस फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लेना, तो बंदूक वगैरह सब व्यवस्था बढ़िया से रखना, ठीक है। तो ये कौन बोला था? सम्राट बोला था। किसको बोला था? इसको बोला था, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया, तो इन लोगों का ये तो पैसा वैसा मोटिव तो था ही, उसके साथ साथ एक और मोटिव होता था, तो वो था कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म परिवर्तन करवाना, धार्मिक तौर पर प्रताड़ित करना किसी को, जैसे खास करके मुसलमानों को ये लोग काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे। तो जब ये आया तो कालीकट पे कौन लोग थे? तो कालीकट पे थे अरब के लोग। अरब के लोग कालीकट पे व्यापार करते थे। ये अटैक किया, थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह हुआ, ठीक है। और जब झगड़ा वगैरह होना शुरू हो गया, उसके बाद फिर जमोरीन भी इससे नाराज हो गया और इसको थोड़ा सा डर हो गया अपने पिटाने का, क्योंकि अरब के लोग तो इसको पीट ही रहे थे। वहां का लोकल रूलर यानी जमोरीन, वो भी इससे उतना ज्यादा इसको पसंद नहीं किया। कारण था वास्को डी गामा जो कि यहाँ से गया था, उसका एटीट्यूड। पैसा कमाने के बाद वो काबिल बनने लगा था किससे? कालीकट के राजा से, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये समझ गया कि इसके साथ नहीं बन सकता है, और वो कालीकट छोड़ करके सोचा कि इस एरिया में रहना है तो किसके पास जा करके रहें। तो वो पता किया कि आखिर इस कालीकट का दुश्मन कौन है। तो पता चला क्या कि कालीकट का दुश्मन है यही का बगल के शहर वाला कोचीन। कोचीन जो था, कोचीन कौन है? केरल में ही है कोचीन, केरल में ही है कालीकट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब इंडिया अपने इंडिपेंडेंस से पहले हर छोटा छोटा गांव, हर छोटा छोटा शहर किसी ना किसी अलग अलग राजा लोग अपना बना लेता था। जैसे राजस्थान में ही आप देखें तो एक छोटा सा मेवाड़ है, उसके राजा कोई और होंगे, छोटा सा मारवाड़ है, उसके राजा कोई और होंगे, बीकानेर के राजा कोई और होंगे, आमेर के राजा कोई और होंगे। तो सब एक कंट्री, मतलब कोई कंट्री जैसा है कि देश है और राजा बनेंगे, नहीं, सब एक छोटा छोटा एरिया है।
4 कदम फानो और पूरा देश पार हो जाएगा, तो उस टाइप का था। तो वैसे ही जैसा उधर था राजस्थान में, वैसे ही यहाँ भी था। एक केरल के कालीकट सिटी और एक केरल का ही कोचीन सिटी, इन दोनों के रूलर अलग अलग थे। ये दोनों आपस में खूब पटका पटकी करता था। इसका फायदा कौन उठाया? ये कहा गया पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल इसका बड़ा फायदा उठाया और वो कालीकट के राजा से तो लड़ाई कर ही चुका था। कालीकट के राजा जो थे जमोरीन, वो पुर्तगालियों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चुपचाप से ये गया, इनके यहाँ जाकर के अपना फैक्ट्री खोल दिया और आराम से रहने लगा। तो ये कहानी था आपका किसका? साउथ इंडिया में पुर्तगालियों का कैसा संबंध था। तो नॉर्थ इंडिया से ज्यादा पकड़ पुर्तगालियों का साउथ इंडिया में था और उन लोगों का वहां पे ज्यादा वर्चस्व था। ठीक है, तो ये आपका एक बात हुआ। अब बात करते हैं वेस्ट और ईस्ट के बारे में। ठीक है, अब बताइए एक बात, नॉर्थ और साउथ में किधर ज्यादा पकड़ था? नॉर्थ की साउथ में? तो साउथ में था। साउथ में इनका पकड़ ज्यादा था, साउथ में इनका पॉलिटिक्स ज्यादा चल रहा था। अब हम लोग बात करेंगे ईस्ट और वेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पूर्वी इलाके के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पश्चिमी इलाका पे थोड़ा ज्यादा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिएगा पूर्वी इलाका, पुर्तगालियों का कैसा वर्चस्व था पूर्वी इलाके में, तो देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी इलाके की पुर्तगालियों के, तो आपको पता है कि ये लोग पूर्वी इलाका यानी बंगाल साइड, आंध्र प्रदेश साइड, इधर वाला हिस्सा, ठीक है, इन सारे जगहों पे इनका जो वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ, वो पता है कब से शुरू हुआ? 1530 से शुरू हुआ। ठीक है, ये किसका फेज है? ये नीनो दा कुन्हा का फेज है। ये किसका टाइम पीरियड है? तो पुर्तगाली गवर्नर था नीनो दा कुन्हा। ठीक है, नीनो दा कुन्हा, कुन्हा शायद ऐसे होता है। तो नीनो दा कुन्हा का फेज है ये, मतलब नीनो दा कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर का टाइम पीरियड है, जब वो पहली बार ये इंसान इधर पूर्व के क्षेत्रों में, जैसे हुगली में, सैंथोम में, चेन्नई के पास है सैंथोम, इन सारे जगहों पे अपना बस्ती बसाना शुरू किया। बस्ती मतलब अपने लोगों को, पुर्तगालियों को भेजना शुरू किया। ठीक है, तो ये इस समय में इधर साइड में थोड़ा बहुत अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। थोड़ा बहुत कपड़ा उपड़ा के व्यापार में भी ये इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये सब था। मगर उससे पहले ये लोग जितना ज्यादा, जो जैसे अल्बुकर्क हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ, ये सब लोग जो थे, ये लोग इधर के साइड ज्यादा इन्वॉल्व थे। उसके अलावा अगर आप फिर कहेंगे कि पूर्वी क्षेत्रों में तो ये बढ़ा, सैंथोम और ये सब में, बंगाल में, बट बाद में कहीं ना कहीं इनका भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। किसके साथ? मुगलों के साथ। बंगाली क्षेत्र में भी तो मुगल के ही ना लोग काम करते थे। अगर आप देखें तो बंगाल का नवाब पहले किसके यहाँ काम करता था? मुर्शिद कुली खान, द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, वो किसके यहाँ काम करता था? मुगलों के यहाँ। तो वही मुगल जो सैनिक थे, उनसे इनका यहाँ पे भिड़ंत हो गया। शाहजहां के टाइम पीरियड में ये भिड़ंत हुआ था। ठीक है, शाहजहां भी इनके नौसैनिक शक्ति से डर गया था, मगर फिर भी ये इनको लड़ने के लिए, पुर्तगालियों से लड़ने के लिए अपना सेना भेजा और इन लोगों को खदेड़ के भगा दिया। ठीक है, ये लोग भागे अपना हुगली छोड़ के। कहाँ? गंगा सागर। गंगा सागर एक जगह है, उधर ही, कलकत्ता में ही है, सागर आइलैंड के नाम से जिसको जाना जाता है। ये गंगा सागर हिंदुइज्म के एक, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक स्तर पे अगर देखें तो गंगा सागर का बहुत ज्यादा महत्व है हिंदू धर्म में। ठीक है, यहाँ लोग नहाने जाते हैं। तो वही इसी सागर आइलैंड पे पुर्तगाली भाग गए, कुछ भाग गए, कुछ मारे गए इस लड़ाई में, शाहजहां टाइम पीरियड में। और उसके बाद यहाँ भी जब ये लोग पहुंचे तो कुछ महामारी से भी मर गए। कुल मिला जुला करके पुर्तगाली बस्तियां पूर्वी साइड में छिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी हिस्सा के बारे में। तो अगर हम पश्चिमी हिस्से की बात करें, पश्चिमी हिस्से की अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं। ये तो पूर्वी हिस्सा हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, तो अब आप बताइए कि शुरुआत में ही जब वास्को डी गामा आया तो किस साइड आया? पूर्वी हिस्सा की पश्चिमी हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा साइड आया। अब पूरब पश्चिम में जिसको दिक्कत है वो देख लें कि ये है आपका पूरब, ये है पश्चिम, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है कि वास्को डी गामा यहाँ आया कालीकट में,
उसके बाद बगल के ही कोचीन में जो है यहाँ पे आपका जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आ गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आपके कौन आ गए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर, जो पहले पुर्तगीज गवर्नर थे, जो कि 1503 में आए और 1509 तक रहे, और फिर 1509 के लास्ट टाइम में अल्बुकर्क आ गया जो कि 1515 तक रहा। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो 1503 से 9, तो जब अल्मीडा आता है तो वो भी कोचीन में ही रहता है। अल्मीडा जब आता है तो वो कहाँ रहता है, कोचीन में रहता है। फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर जब आते हैं अल्मीडा, तो वो कहाँ रहते हैं, कोचीन में रहते हैं, कोचीन में। तो कोचीन में जब ये रहते हैं ना, तो उसके साथ साथ इनको सिखा के भेजा जाता है कि कैनानोर में और कहा किलवा में, ये सब जगह है। ठीक है, अगर आप कोई भी पीसीएस लेवल का या यूपीएससी लेवल का एग्जाम देंगे, आप लोग को जगह का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि किसका बस्ती है ये। ठीक है, तो कैनानोर में, किलवा में, इन सभी जगहों में, कोचीन में, इन सभी जगहों में क्या करना है, फोर्टिफिकेशन कर लेना है, माने उसका दुर्गीकरण कर लेना है, घेर देना है उसको। ठीक है, किसको ये पावर मिला था, मतलब किसको ये काम दिया गया था पुर्तगाली सम्राट के तरफ से, तो अल्मीडा को। ठीक है, अल्मीडा को ये काम दिया गया था। तो पहला तो ये बात हो गया। अब आप खुद बताइए, जब दुर्गीकरण होगा तो गुस्सा आएगा या मजा आएगा? वहां के लोकल लोगों को भी गुस्सा आएगा कि क्या है यार, मेरा जिधर साइड है, मतलब मेरे ही इलाके में हम ही को घूमना मना है। फिर वहां के राजा को भी गुस्सा आएगा, तो झगड़ा होना ही था। उसके बाद अगर आप बात करें तो जब अल्बुकर्क आता है, वैसे आपको पता है अल्मीडा खुद और भी लोगों से झगड़ा किया है, पूरा का पूरा समुद्री इलाका ये कैप्चर करना चाहता था, यही इसका मोटिव था। कारण क्या था कि अल्मीडा भाई साहब खाली समुद्र को कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि पुराना जमाना याद कीजिए, हर कोई अपना जो पहले वो फेस किया रहता है ना, सोचता है यही एक प्रॉब्लम है और बस इससे हमको बचना है। यूरोप के ज्यादातर लोगों ने क्या फेस किया, अरबों का इन्वेजन, अरबों ने उनके व्यापार को रोक दिया, उनके पेट पे लात मार दिया। कैसे? समुद्र को हड़प करके, समुद्री रास्ते को बंद करके। तो अल्मीडा को भी यही लगता था कि अगर समुद्री रास्ता हड़प लिए ना तो बस हम ही राजा है। ठीक है, बाकी सब छोड़ो उधर। तो अल्मीडा भी समुद्र का बहुत सारा एरिया हड़पा था, कई सारे जगहों पे झगड़ा किया था। इस चक्कर में इसका खुद का बेटा भी मारा गया, लड़ाई खेलने के चक्कर में इसका बेटा मारा जाता है। ठीक है, अब आता है अल्बुकर्क। अल्मीडा पे एक स्पेशल वीडियो आएगा, वो कहाँ कहाँ पे कैप्चर किया, क्या क्या किया, उसमें हम लोग देख लेंगे। 3 ही इंपॉर्टेंट जो है गवर्नर हैं पुर्तगालियों के, अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो दा कुन्हा। ठीक है, और एक है अल्फोंसो डी सूजा, जो कि इनके पतन के बारे में बड़ा अच्छा कमेंट किया है, तो वो हम लोग देख लेंगे जब हम पुर्तगालियों का पतन पढ़ेंगे। तो अल्बुकर्क जो आया तो ये क्या किया, ये काम किया कि ये गोवा को हड़प लिया। किससे हड़पा? बीजापुर के रूलर से। उसका नाम क्या था? क्वेश्चन ये आया है, ध्यान दीजिएगा कि गोवा को कौन हड़पा है? अल्बुकर्क हड़पा है। किससे हड़पा है? यूसुफ आदिल शाह से हड़पा है। किसका रूलर है? कर्नाटक का रूलर है, बीजापुर का रूलर है। ठीक है, कब हड़पा है? 1510 ईस्वी में हड़पा है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया? तो इसमें आप लोग गलती से भी अल्बुकर्क मत लगाइएगा, वो नीनो दा कुन्हा था। ठीक है, हड़पने वाला था अल्बुकर्क, छीना था वो, बट राजधानी बनाया था नीनो दा कुन्हा। ठीक है, और कब बनाया था? 1530 में बनाया था। ठीक है, चलिए अब इस बात को समझिए। गोवा को जब ये हड़पा तो गोवा जो था ना, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा बढ़िया जगह था। मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्थान को हम कहते हैं कि सामरिक स्थल है, जहां से हमको हर तरीके का फायदा हो। हम व्यापार भी कर लें, हम पॉलिटिकल बातें भी कर लें, लोगों पे नजर भी रख लें, उसको हम लोग कहते हैं कि ये सामरिक स्थल है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गोवा ऐसा ही था। गोवा को हड़प करके ये लोग हर जगह, कर्नाटक साइड में भी थोड़ा बहुत झाक कर लेता था, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी, सब जगह कर लेता था। गोवा को हड़पने के बाद अल्बुकर्क गोवा के सामने जो द्वीप वगैरह थे, आइलैंड्स थे, उनको भी हड़प लिया। जैसे दीव है ना, दमन दीव, ये सबको भी ये हड़पना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज था। और उसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो एक और चीज, ये अल्बुकर्क का कहानी हुआ। अब ये पश्चिमी हिस्सा, खास करके कौन सा? केरल साइड का जो पश्चिमी हिस्सा है,
और बेसिकली साउथ इंडियन जो पश्चिमी हिस्सा है, माने देखिए ये साउथ का, ये तो साउथ हुआ ना, ऊपर नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, इधर नीचे साउथ हुआ, ये सब साउथ इंडिया जो 4 है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक, उस वाले रीजन में क्या क्या हुआ पश्चिमी साइड में, उसके बारे में बात की है। अब बात करते हैं पश्चिमी हिस्सा ही बट गुजरात का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इधर कैसा माहौल था पुर्तगालियों को लेकर के, उस पे बात करेंगे। और फिर आपका ये टॉपिक जो है कि पुर्तगालियों का क्या संबंध था, भारतीयों के साथ कैसा संबंध था, वो खत्म होगा। तो देखिएगा अब एक लौता टॉपिक जो कि है गुजरात से पुर्तगालियों का संबंध। इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कोई भी रिश्ता होगा तो उसमें एक जैसा हमेशा नहीं रह सकता है, ठीक है, हर उसमें चेंजेस आता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल रिलेशंस में भी अगर हम लोग देखें तो वहां पे भी हमेशा चेंज आते रहता है। तो जब ये तो भाई पॉलिटिकल रिलेशन है, और पॉलिटिकल रिलेशन के लिए चाणक्य क्या कहे हैं, चाणक्य कह के गए हैं कि भाई नो वन इज योर फ्रेंड, माने परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी। कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई आपका परमानेंट दुश्मन होगा, ठीक है। किस केस में? फॉरेन रिलेशन में, विदेश नीति में ना तो किसी का कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ठीक है, और ये सच बात भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुजरात वर्सेस पुर्तगाली, गुजरात एंड पुर्तगीज, ठीक है, इसको देख लेते हैं और कहानी खत्म करते हैं। देखिएगा ये जो पुर्तगीज भाई साहब हैं और ये जो गुजरात भाई साहब हैं, जब पुर्तगाली यहाँ आए थे ना, उस समय गुजरात का एक रूलर हुआ करता था, उसका नाम था महमूद बेगड़ा, इसको बेगड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो महमूद बेगड़ा जो रूलर था, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूलर था, कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को इससे डर लगता था। मगर उसके बाद इन लोगों का दिन ढलना शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि जो गुजरात का रूलर था ना, वो मुगलों के डर से, मुगलों में भी कौन सा मुगल? हुमायूं, हुमायूं के डर से किससे जाकर के अपना गठबंधन कर लिया? पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से हुमायूं के डर से जाकर के गठबंधन कर लिया। कब? 1534 ईस्वी में, ठीक है, इस समय। और ये फेज किसका चल रहा है? ये टाइम पीरियड के समय पुर्तगाली में कौन गवर्नर है? तो वो है नीनो दा कुन्हा। यानी अगर हम बात करें कि गुजरात का रूलर किससे जाकर के मिला था, तो कुन्हा से जाकर के मिला था, ठीक है। तो ये जो कुन्हा था, इससे जाकर के ये मिला, और उसके बाद ये क्या किया, बोला कि हुमायूं से प्रोटेक्ट करोगे तो हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको दीव दे देंगे, बसीन दे देंगे, सालसेट दे देंगे। ये सब जो जगह है मुंबई का है, मुंबई बसीन और सलसित द्वीप पे बसा हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं इलाकों को हम दे देंगे, यानी द्वीपों को दे देंगे। गुजरात से जो नजदीकी द्वीप थे हम उनको दे देंगे। दीव हटा दीजिए, दीव अलबुकर खड़क चुका था पहले से ही, तो बसीन और सलसित हम दे देंगे। कुन्हा बोला कि बहुत बढ़िया बात है, क्यों ना हम हड़प लें, चलो ठीक है, लड़ते हैं, जीत जाएंगे, हो जाएगा, सब मैटर क्लोज कर देंगे। सब चीज ठीक था, हुमायूं भी यहाँ से चला गया, कहां से? गुजरात से, और कुन्हा को क्या मिल गया? बसीन और सलसित मिल गया, सलसेट आइलैंड इसको मिल गया कुन्हा को। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि कुन्हा कहा, क्या कहा कि जैसे अब हम लोग यहाँ पे अपना पुर्तगाली बस्ती बसाएंगे, बट जो नॉर्मल लोकल गुजराती थे उनका इनसे क्या होना शुरू हो गया? झगड़ा होना शुरू हो गया। और यही जो झगड़ा झंझट स्टार्ट हुआ ना, उसी चक्कर में जो है इसका यहाँ के रूलर, इस रूलर का नाम शायद बहादुर शाह था, ठीक है। तो बहादुर शाह, गुजरात के रूलर बहादुर शाह से झगड़ा होना शुरू हो गया। किसका? कुन्हा का, ठीक है। बहादुर शाह जो कि गुजरात का रूलर था, उससे झगड़ा होना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज देखिएगा, इसका झगड़ा कब शुरू हुआ है? जब मुगल रूलर गए हैं तब, 1536 में, ठीक है। और तब उसके बाद जो है ये लोग बुलाया बहादुर शाह को चाय पे, और वहां पे चर्चा कर लिया इसके साथ थोड़ा बहुत, और उसको क्या कर दिया? जान से मार दिया, ठीक है। एक जहाज पे बुला करके गुजराती रूलर बहादुर शाह को ये मार दिया ये लोग, ठीक है। तो गुजरात के साथ इसका क्या हुआ? इसी तरीके का संबंध था। उसके बाद आपको लगता है कि ये सलसेट और बसीन को छोड़ा होगा कुन्हा? नहीं छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक था कि भारतीय राज्यों का
पुर्तगालियों के साथ या पुर्तगाली कंपनी के साथ कैसा संबंध था, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग हर एक गवर्नर का क्या क्या पॉलिसी रहा है, वो किस तरीके से क्या क्या काम किया है, उसके बारे में समझेंगे। और भी जो भी टॉपिक होगा एकदम डीप में अच्छे से पुर्तगालियों का संबंध हम लोग देखेंगे। उसके बाद हर एक कंपनी को ऐसे ही देखते चलेंगे और एक एक कर करके हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब बाबा जो है वो शेयर कर नहीं रहे हैं। चलिए, थैंक यू।